सबको नमस्कार। हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले मथुरा में इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन की हमारी जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस रहती है वो अरेंज की गई थी। डॉक्टर पंकज शुक्ला साहब यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने अरेंज की थी और वहाँ पर खत्री साहब और लांडा साहब थे। तो उन्होंने कहा कि आपको आना है PFI के फंक्शन में, और जो आपने मथुरा में कहा वो थोड़ा हिंदी में हमारे फार्मर्स के लिए बताना है। टॉपिक नया नहीं है पुराना, लेकिन कंसर्न्स जो है इस टॉपिक के बारे में वो नए हैं, इसलिए मैंने उसको कहा इमर्जिंग कंसर्न्स। मुझे सुजीत ने कहा कोई इंटरेस्टिंग कैची नाम उसके लिए आप सोचिए, लेकिन कुछ भी कैची सोचने जाओ तो मुसीबत में फंस जाएंगे हम, क्योंकि वेलफेयर करते हैं या वेलफेयर के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ऐसे किसी भी मीनिंग को उसमें से दिखना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इमर्जिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग टुडे, आज के तारीख में जो कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं, इंडस्ट्री के सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो एनिमल वेलफेयर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एनिमल वेलफेयर का नहीं सोचते थे, हम जरूर सोचते थे, लेकिन एनिमल वेलफेयर की तरफ लोगों का, दुनिया का देखने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। इसलिए हमें जागरूक होना जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है। और पता नहीं शुक्ला जी, मेरी हिंदी प्लीज एक्सक्यूज मी इफ इट इज ओके, जरूरी है और हमारे इंडस्ट्री में भी जो बदलाव लाने जरूरी है दुनिया के हिसाब से वो लाने जरूरी है। दूसरा कंसर्न है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लता साहब यहाँ बैठे हैं और अभी किसी ने जिक्र भी किया कि 5000 वर्ड से ऊपर जिनका फार्म है उनके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है और काफ़ी सारे रेगुलेशंस नए आ रहे हैं। वो एक नया कंसर्न है जो अपने लिए अभी आ रहा है। उसमें अभी ग्लोबल वार्मिंग, महेश ने बात की क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या पोल्ट्री साइंस के, पोल्ट्री फार्मर के सामने है। आज कुछ जगह पर उसका हमें इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन काफ़ी आगे चल के हर जगह पर यह इफेक्ट हमें जो है वो दिखने वाला है। फिर डिजीजेस, थ्रेट टू डिजीजेस, AI तो एक है, लेकिन काफ़ी सारे डिजीजेस हैं, काफ़ी सारे रोग हैं जो पक्षियों से और प्राणियों से आदमी की तरफ संक्रमित होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रोग ऐसे हैं जो टेक्निकल लोग हैं वो समझेंगे। माइकोप्लाज्मा जैसे जो बीमारियां हैं जो सिर्फ मुर्गी को आज तक होती थी, वो आज तक वो अभी ह्यूमन्स को, आदमियों को होना शुरू हुआ है। और जो रोग पशुओं से या पक्षियों से आदमियों की तरफ संक्रमित नहीं होते थे वो भी होना अभी शुरू हो गया है। इसके बारे में हमें सतर्क रहना है। फिर वेलफेयर लेजिस्लेशंस जो उसकी बात चल रही है, कल ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस इशू किए हैं, उसी तरह से रेगुलेशंस वेलफेयर के बारे में इशू किए हैं और उसके ऊपर संशोधन करके नए रेगुलेशंस आने वाले हैं। सोसाइटल इश्यूज, लोगों का कहना, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज जो नई पीढ़ी है जो 20 से 30 उम्र के बीच में जो लोग बच्चे हैं, उनको हर चीज़ की ट्रेसिबिलिटी चाहिए, हर चीज़ की जानकारी चाहिए। जो अंडा वो खा रहे हैं वो कौन से फार्म से आ रहा है, वो मुर्गी ने क्या खाना खाया है, ये सब ट्रेसिबिलिटी जो है वो उनको चाहिए। और लास्ट इज वेस्ट डिस्पोजल, जिसके बारे में फिर से महेश साहब ने उनके भाषण में जिक्र किया था कि वेस्ट डिस्पोजल हमें अच्छी तरह से करना जो है जरूरी है। और अभी हम वेलफेयर की तरफ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है। द फार्म एनिमल वेलफेयर काउंसिल प्रोवाइडेड लॉजिकल बेसिस फॉर असेसमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ लिविंग थिंग्स नोन एज द 5 फ्रीडम्स। पूरे विश्व में जब भी वेलफेयर की बात होती है, वेलफेयर को अगर आप ट्रांसलेट गूगल पे करके देखते हो तो वो वर्ड आएगा कल्याण। किसी चीज़ का कल्याण करना, किसी आदमी का कल्याण, किसी पशु का कल्याण या पक्षी का कल्याण। तो जब हम कल्याण की बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ का कल्याण करना, वो क्या करना ज़रूरी है, वो हर एक आदमी अपने अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से सोचेगा। अगर मैं सोचूं किसी का कल्याण करना है तो उसको कुछ चीज़ें दूँ तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो जो मैं कर रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं होगा। और एग्जैक्टली ये पॉइंट है जिसके वजह से जो दो राय है या जो डिस्प्यूट है वो शुरू होता है।
फार्मर्स कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या सही होगा भी लेकिन उसे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ के ऊपर देखने का जो रवैया है हर एक आदमी का, उसके ऊपर डिफरेंस होने से ये डिस्प्यूट या ये विवाद जो है वो शुरू हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए हमें देखना चाहिए कि पूरे विश्व में वेलफेयर कल्याण होने के लिए कौन से 5 चीज़ों को डिफाइन किया गया है, फाइनल किया गया है। सबसे पहली चीज़ है फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। आदमी को या पशु को या पक्षी को भूख और पानी, मतलब खाना और पानी से वंचित ना रखा जाए। ये दोनों चीज़ें उनको बराबर से उनके ज़रूरत के हिसाब से मिलनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है जो अगर आप करते हो तो आप वेलफेयर इंश्योर करते हो, आप कल्याण करते हो। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। किसी भी तरह की तकलीफ जो है वो पशु को या पक्षी को न हो। अभी हम यहाँ सब बैठे हैं, अच्छा खासा हाई कंडीशन हॉल है, अब तो ठंडी का मौसम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसी हॉल में जब तक आप बैठे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन इस हॉल का टेम्परेचर अगर 47-48 किया जाए तो यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबली बैठ नहीं सकेगा। तो एनवायरनमेंट से लेके बाकी जितने भी वेरिएबल्स अपने आजू बाजू में है, उसमें अगर कंफर्ट जोन चेंज होता है तो वो वेलफेयर के खिलाफ होता है, ऐसा दुनिया भर में मानना है। तीसरा, फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी और डिसीज। स्पेशली पशु और पक्षियों के लिए किसी भी तरफ का पेन, दुख, रोग और जख्म जिसको कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब जिस हिसाब से आप पक्षियों को या पशुओं को पालेंगे, रखेंगे, उनका घर बनाएंगे, उसमें ये चीज़ें, उसको पेन नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर डिसीज कोई भी रोग नहीं आना चाहिए। ये तीसरा प्रिंसिपल जो है वो पूरे विश्व भर में डिफाइन किया जा चुका है, विश्व में माना गया है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर। जो नॉर्मल बिहेवियर है, आप सबको पता है कि कुत्ते या बिल्ली या गाय या भैंस, हर एक प्राणी और हर एक पक्षी अपना अपना एक नेचुरल बिहेवियर एग्जिबिट करता है। अब मुर्गी के बारे में अगर सोचा जाए तो मुर्गी खाने की स्टाइल है, पाँव से जमीन को स्क्रैच करने का और फिर खाना खाने का, पंख को फड़फड़ा के मतलब हिला के, नेक जो है गर्दन है वो तान के आवाज़ देने का, ये सब उसका नेचुरल बिहेवियर है। रूस्टिंग इज अ नेचुरल बिहेवियर, पर्चिंग इज अ नेचुरल बिहेवियर, डस्ट बाथिंग इज अ नेचुरल बिहेवियर। ये सब नेचुरल बिहेवियर उसको कुछ हद तक तो मिलने चाहिए और उस हिसाब से उसका जो हाउसिंग है होना चाहिए, ये सबका मानना है और वो ज़रूरी है। और फ्रीडम फ्रॉम फियर और डिस्ट्रेस। किसी भी पशु को या पक्षी को जहाँ पर भी आप रख रहे हो, जहाँ भी उसका हाउसिंग करोगे, वहाँ पे उसको डर नहीं लगना चाहिए और वो डिस्कम्फर्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक 5 तत्व हम कह सकते हैं, 5 फ्रीडम्स विच आर डिस्क्राइब्ड। अब हर एक बंदे ने अपने अपने हिसाब से सोचना है कि हम ये सब चीज़ें पक्षियों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो किस हद तक दे रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं वो काफ़ी है या नहीं है, ये हर एक ने सोचना है। और सिर्फ खुद ने सोच के काफ़ी नहीं है, दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है, दुनिया का इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, इसको भी सोचना जरूरी है ताकि अपने इंडस्ट्री को तकलीफ कम होए। अगर हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ करते हैं लेकिन दुनिया को लगता है कि हम काफ़ी चीज़ नहीं कर रहे, then we have to rectify ourselves और एटलीस्ट modify ourselves। अपनी जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा ताकि हम लोगों के हिसाब से भी बर्ड्स को और एनिमल्स को कंफर्टेबल रख सकते हैं, उनके वेलफेयर का, उनके कल्याण का हम ख्याल रख रहे हैं। अब ये इश्यूज है जो मैंने लिस्ट किया है, जो पोल्ट्री वेलफेयर के बारे में काफ़ी उसके ऊपर चर्चा होती है, लोगों को ऑब्जेक्शन है कि भाई ये सब चीज़ें आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, उससे पक्षियों को वेलफेयर डिस्टर्ब हो रहा है, पक्षियों का इससे कल्याण नहीं हो रहा है। तो उसमें हमारे जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इंटेंसिव फार्मिंग हो, डीबीक्यू हो, डबिंग और डीटोइंग, कैचिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, मेन चिक्स को हम हैचरी में डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, उसके बारे में मोल्टिंग करते हैं, केज फार्मिंग करते हैं, पोल्यूशन और फ्लाई प्रॉब्लम जो फार्म्स की वजह से पैदा हो रही है, और वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीज़ें इसके बारे में जब भी हम कुछ स्टेप लेते हैं वो बर्ड्स के हिसाब से अच्छाई के लिए ही ले रहे हैं, ये हमें स्ट्रेस करना ज़रूरी है सबके ऊपर, और अपने हिसाब से भी जितना हो सके उतना उसको हमें कंफर्ट।
अब ये इंटेंसिव फार्मिंग के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो केज सिस्टम फोटोग्राफ्स हैं। जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री अपने कंट्री में बढ़ती चली गई, तभी जब हमारे लोगों को अंडों का और पोल्ट्री मीट का महत्व समझने लगा, तब बड़े पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग शुरू हुई। स्पेस जो है, जगह जो है, वो जगह कम पड़ने लगी और इसलिए नई नई सिस्टम्स जो है वो नई नई सिस्टम्स डेवलप की गई। ऐसे नहीं कि ये हमारे यहाँ ही हुआ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ, ये यूरोप में भी हुआ, ये यूएस में भी हुआ। आज के तारीख में भी 70% बर्ड जो है वो इंटेंसिव सिस्टम में पाले जा रहे हैं पूरे विश्व भर में। अपने कंट्री में भी 70% से 75% जो फार्मिंग है वो इंटेंसिव फार्मिंग हो रहा है और वो समय की मांग है। जो हिसाब से हमें प्रोडक्शन चाहिए, जो हिसाब से अंडों की ज़रूरत है, जो हिसाब से ब्रॉयलर बर्ड्स की ज़रूरत है, जो हिसाब से अपने देश के 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उनके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट की समस्या है और वो हमें पूरी करनी है, तो हमें बड़े पैमाने पे लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करना ज़रूरी है और उसके लिए इंटेंसिव फार्मिंग होना ज़रूरी है। और ये चीज़ हमें सबको जाके जोर से कहनी चाहिए कि भाई ये करना ज़रूरी है, नहीं तो हम प्रोटीन को ज़रूरत के जितना पैदा नहीं कर सकेंगे और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इतने बड़े देश में इतनी बड़ी लोक संख्या जो है उसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यही करना है प्रोडक्शन। पहले जो प्रोडक्शन था वो 3 मासेस था, अभी बाय मासेस, पहले प्रोडक्शन बाय मासेस है, अभी 3 मासेस हो रहा है। मीन ऑफ द आवर जो मैंने बताया वो इसमें एक चीज़ होती है कि जब हम इंटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और इसलिए ज़्यादा पैमाने पे ज़्यादा नंबर में बर्ड्स को रख रहे हो और वो करते वक्त उसके वेलफेयर के प्रति दुर्लक्ष हो रहा है या निग्लेक्ट हो रहा है। तो उसको हमें अवॉइड करना है, वेलफेयर को अंडरमाइन नहीं करना है। भले आप बड़े 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी मुर्गी पालो, लेकिन उसमें जो पक्षी का वेलफेयर है वो वेलफेयर अंडरमाइन ना हो, उसके ऊपर दुर्लक्ष ना हो, इसके ऊपर ध्यान देना भी उतनी ही हमारी ज़रूरत है जो कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर वो साथ में चलने वाले दो पहिए हैं एक गाड़ी के। एक आगे चल के नहीं चलेगा, दोनों को साथ में चलना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री अच्छी तरह से चलती रहे और किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी ना हो। और फाइनली इन दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी और डीबीकिंग। बहुत सारे लोगों को समस्या है कि आप पक्षियों की जो बीक है उसको काटते हैं, वो डीबीकिंग वर्ड की वजह से कंफ्यूजन है। बीक ट्रिमिंग कहना चाहिए। किताबों में जब हम पढ़ते आए हैं बिग ट्रिमिंग अगर हम पढ़ते थे तो प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम उसको ट्रिमिंग करते हैं, हम नाखून को काट नहीं देते। तो डीबीकिंग कहने से ही मुसीबत है। अगर हम उसको पहले से बीक ट्रिमिंग कहते थे तो ये समस्या नहीं आती थी। बस यही बात जाके लोगों को कहनी है कि भाई डीबीकिंग करते हैं मतलब पूरी बीक निकालते नहीं है, उसको सिर्फ ट्रिम करते हैं, जैसे हम बाल कटवाते हैं, जैसे नाखून कटवाते हैं, इस तरह का उपाय है। और इससे बर्ड को फायदा होता है। उससे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो बीक है उसको फोर्सेप वर्सेस स्पैचुला, जो फोर्सेप है, जो चिमटा जिसको कहते हैं, वो चिमटे के बदले में वो उसका जो बीक है वो चम्मच के जैसे यूटिलाइज करें। कितने हद तक इस हिसाब से उसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं ताकि उसमें जो जिसको हम कहते हैं टीयरिंग एंड पियर्सिंग पार्ट्स ऑफ द बीक आर रिमूव्ड, जो पार्ट से बर्ड दूसरे बर्ड को इंज्योर कर सकता है उसको हम रिमूव करेंगे ताकि दूसरे बर्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वी आर ट्राइंग टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ अदर बर्ड्स बाय डीबीकिंग ऑल द बर्ड्स। ये चीज़ समझानी जरूरी है। इट इज़ अ पूल टू वेलफेयर टू अवॉइड द इंजुरी, ब्लड लॉस एंड डेथ ऑफ अदर एनिमल्स, अदर बर्ड्स इन द फ्लॉक। तो हम डीबीकिंग करने से बाकी बर्ड्स का वेलफेयर इंश्योर कर रहे हैं। इसके बारे में अवेयरनेस करना ज़रूरी है। और अगर हम ट्रिमिंग वर्ड यूज़ करना शुरू करें तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें कम हो जाएंगी। बाकी टेक्निकल बातें बहुत है, सिलेक्टिव फीडिंग नहीं होता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि उसके फ़ायदे क्या है। लेकिन लोगों को जो ये एंटी वेलफेयर एक्टिविटी लगती है उसके बारे में उनको समझ देना या बताना जो है वो जरूरी है। वैसे ही डबिंग और ब्रीडिंग, अब कुछ ब्रीड ऐसे हैं जिनके डोज काफ़ी बढ़ते हैं, कुछ ब्रीड ऐसे उनका कोन काफ़ी बढ़ता है। अभी जो काफ़ी स्ट्रेन जो मार्केट में हम यूज़ करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो तो अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रीड्स है न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड,
जो जो नैसर्गिक रूप से ये जो ब्रीड्स है उनके जो कोम है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और फिर वो झुक जाते हैं और वो ब्लॉक करते हैं विजन को, उससे वो कोम को इंजरी होने की ज़रूरत चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको काटना ज़रूरी पड़ता है। तो ये भी एक वेलफेयर एक्टिविटी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो कोम ज़्यादा बढ़ने से बर्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बर्ड के विजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसमें इंजरी होने के चांस ज़्यादा है और ब्लीडिंग की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए डीटोइंग और डीटोइंग और डबिंग, ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है दिखने के लिए वो लगता है कि बर्ड को हम तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन असल में बर्ड के लिए वो फायदेमंद है। ये चीज़ें हमें वो बताना है वो जरूरी है। दिस इज वेलफेयर प्रैक्टिस, वर्ड इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट इज कैचिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। हम फार्म पे बहुत अच्छे तरह से मुर्गियों को रखते हैं। महेश साहब ने जो फोटोग्राफ्स दिखाया है, इतने ब्यूटीफुल फार्म, लेकिन जो बाहर से आदमी आता है उनको अंदर एंट्री नहीं है, हम लोगों को अंदर घुसने नहीं देते। तो हम फार्म में कितने अच्छे तरह से मुर्गियों को पाल रहे हैं वो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन हम जब बर्ड्स को उठा कर बाहर बेचते हैं और जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो दुनिया देखती है और दुनिया को लगता है कि दिस इज नॉट द वे टू कैरी द बर्ड्स, ये गलत तरीका है। वो साइकिल को लटका के लेके जा रहे हैं या वो खुले हुए किसी ट्रक में लेके जा रहे हैं, गंदी उसकी बदबू आ रही है बिकॉज ड्रॉपिंग्स आर फॉलिंग इन द सेम ट्रक। सो ये सब जो चीज़ें हैं इससे बड़ी दिक्कत होती है। लोगों को लगता है कि बर्ड्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हालांकि फार्म में जो फार्मर है जो पैदा करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से फार्म बर्ड्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की तरफ सेल के लिए जब जाते हैं कभी ये मुसीबत आती है और उससे बहुत बुरा इंप्रेशन जो है वो लोगों पे पड़ता है। इसमें इंटरवेंशन नीडेड अर्जेंटली। हर एक फार्मर में या हर एक ट्रेडर में या हर एक बंदा जो इसमें मार्केटिंग में इन्वॉल्व है उसमें कुछ करना जरूरी है। हम तो कहते हैं कि एयर कंडीशन वैन में लेके जाओ, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का गुड्स यहाँ से जाता है एयरपोर्ट तक, वैसे कुछ अरेंजमेंट कर दी जाए। नो डाउट इट इज कॉस्ट इंसेंटिव टू बिगिन विद, बट इन लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। एटलीस्ट द एग्जीबिशन पार्ट ऑफ इट जो लोगों को दिखता है वो तो सही ढंग से दिखे, उतना करना आज की लाइफ में जरूरी है। नहीं तो इसके बारे में लोगों को काफ़ी आपत्ति है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स है। ये हैंडलिंग जो हम करते हैं फार्म पे, या तो जब गाड़ी से अपलोड करते हैं या लोड करते हैं उस टाइम का जो हैंडलिंग है ये भी लोगों के नज़र में आता है और उनको लगता है कि हम बर्ड्स के वेलफेयर को डैमेज कर रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी सुधार जो है वो लाना जरूरी है। बाद में जो पॉइंट आता है वेलफेयर से रिलेटेड वो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेल चिक्स एंड हैचरी। ये बहुत बड़ा मसला है। मेल चिक्स जो लेयर के हैं, आपको पता है सब फार्मर्स हैं, सब टेक्निकल लोग हैं, मेल्स को अंडे नहीं देने वाले तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है वो स्टेज, और उसके लिए काफ़ी हद तक हम जो मेथड्स यूज करते हैं वो थोड़ी सी क्रूअल है, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए इस पर भी इंफॉर्मेशन नीडेड है। उसके लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्स एम्ब्रियो जो आजकल कैफे में चल रहा है, सेक्स एम्ब्रियोज आजकल बिकने लगे हैं। अभी कैफे में जो है सिर्फ फीमेल चाहिए तो सिर्फ फीमेल एम्ब्रियोज आप ले सकते हो। तो उस तरह से टेक्निक विश्व भर में डेवलप की जा रही है। वो सेक्स एम्ब्रियोज का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे पोल्ट्री इंडस्ट्री में आना जरूरी है, वो आ जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस और एनरिचमेंट जो इंक्यूबेशन प्रोसीजर है, जब हम अंडे को इंक्यूबेट करते हैं तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, टर्निंग या कुछ और चीज़ें उस एग को ड्यूरिंग इंक्यूबेशन देने से उसमें अगर हम सेक्स चेंज ला सकते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी है, वो करना जरूरी है। फिर अदर ट्रीटमेंट्स लाइक इम्प्रिंटिंग एंड म्यूजिक। कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज घूम रहा था, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कोई टिपिकल म्यूजिक बजाते हैं जब इंक्यूबेशन होता है ताकि एम्ब्रियो का सेक्स जो है वो चेंज हो जाए। कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक सब चीज़ जरूर आपको बोलता हूँ कि पूरे विश्व भर में रिसर्च जारी है इसके लिए क्या किया जाए। और जो भी मेल चिक्स पैदा होते हैं उनको क्रश किया जाता है, लेकिन अभी कई जगह पर गैसियस मेथड और इलेक्ट्रोक्यूशन यूज़ करना शुरू किया है ताकि उनको पेन कम हो जाए, उनको तकलीफ कम हो और मेल चिक्स को हम विदाउट क्रुएल्टी, विदाउट पेन जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन इन ब्रीडर्स। जिन लोगों को पता है
जो ब्रीडर फार्मर्स है, वी हैव टू फॉलो विद रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज द बर्ड्स विल बी ह्यूज लाइक एलिफेंट्स एंड वी कांट अफोर्ड इट। नेदर द प्रोडक्टिविटी विल बी गुड, नॉट द फर्टिलिटी विल बी गुड। लेकिन ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि फीड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, भूखे रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हमारे फार्मर के पास स्वार्थ के लिए पक्षियों को भूखे रखते हैं, ऐसे वो कहते हैं, जिसके बारे में फिर से एक बात लोगों को जानकारी देनी जरूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेलफेयर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉडी वेट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे महेश कहता है, खुद का एग्जाम्पल दे दूँ, आज मेरा बॉडी वेट 90 kg है, अगर मेरा बॉडी वेट 130 हो गया, 150 हो गया, मुझे कितनी दिक्कत आएगी। इसी तरह से किसी भी जानवर का, किसी भी आदमी का बॉडी वेट अगर बढ़ता है तो उससे दिक्कतें आती है, मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें अपना ह्यूमन एग्जाम्पल देकर लोगों को समझानी चाहिए, ताकि दे विल फील वेलफेयर इज ऑल्सो गुड प्रोसेस। हफ्ते में एक बार हम उपवास करते हैं, हमारे शास्त्र में कई जगह पे लिखा हुआ है, ये महीना अभी मार्गशीर्ष महीना चालू है, मेरे ख्याल से अभी खत्म हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने फास्टिंग किया है, श्रावण में फास्टिंग करते हैं। ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसी हिसाब से उसको रिलेट करना ज़रूरी है बर्ड के फीड रिस्ट्रिक्शन से, ताकि उसमें सुधार आ जाए। फीड सेविंग विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, मेंटेनिंग हेल्थ, मेंटेनिंग लीगल एंड environment friendly and feed selling is very important. The kind of waste that will be produced by a huge bird, by a big bird, will be a problem and will be difficult to understand. Molting and force molting. हालांकि आजकल हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बर्ड्स हैं वो मोल्ट नहीं करते। There is a gene which is responsible for molting. There is a hormone which is responsible for molting, which has been, systematically scissored. The characters like broodiness, rather not broodiness, yeah, molting have been systematically eliminated by the process of genetic selection and breeding. But whenever required, we are required to follow molting, or molting is the actual behavior. So this is something which people don't know and they feel that we are doing it the wrong way. For that, it's natural. It is less practiced nowadays. Wherever it is required to be practiced nowadays, only feed restriction and water restriction is not the option, but we can think of chemical methods. पहले तो हम फीड रिस्ट्रिक्ट करते थे, पानी बंद करते थे और मोल्ट पक्षियों को करवाते थे। अभी जो है वो केमिकल मेथड जो है जिंक लेवल बढ़ाते हैं, so that sends the signal into the brain and the bird doesn't feel hungry at all and the bird doesn't feed at all. So that is something which is this is cage farming and alternatives. काफ़ी बड़ी बहस दत्ता जी यहाँ बैठे हैं, बहस गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट और एनजीओज़ के बीच में या इंडस्ट्री और एनजीओज़ के बीच में चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी महीनों से चल रही है। डॉक्टर रामाराव, CRI के साइंटिस्ट, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काम किया और अभी हमने रिकमेंड किया है कि 560 स्क्वायर सेंटीमीटर्स पर बर्ड, राइट, 550 square centimeters per bird should be the minimum space with 4 to 6 birds in every compartment. मतलब जो बैटरी केसेस तुम्हारा साथ बैठे, हमारे साथ यहाँ बैठे, कल शाम को हम बात कर रहे थे, केजेस को सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई करना है, थोड़ी हाइट बढ़ानी है, नंबर 1, बीच में का पार्टीशन निकालना है, और नंबर ऑफ बर्ड्स जो 4 रखते थे वो 1 बर्ड निकाल के 6 बर्ड अगर रखेंगे तो बर्ड कैन टर्न अराउंड, बर्ड कैन फ्लैप द विंग्स, the bird can stretch the neck, and by providing 550 square centimeters per bird, we can take care of all the issues which the people are facing. NGOs हो या कोई भी हो, जो भी उसके ऊपर दिक्कतें उनको आ रही है और जो भी वो बता रहे हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं, किया है। हमने भी बॉम्बे में एक एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने हैदराबाद के इवेंट में उसका पूरा डाटा प्रेजेंट किया था। अभी भी मेरे पास वो डाटा है, अगर किसी को चाहिए तो, बट वी हैव कम टू द कंक्लूजन एंड नाउ आई थिंक वी आर इन अ पॉजिटिव मोड एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इशू विल नॉट राइज अगेन, प्रोवाइडेड वी स्टिक टू 550 स्क्वायर सेंटीमीटर पर बर्ड, 6 birds per cage compartment by removing the partition in between and increasing the height. This is something which is needed. और ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कई कंट्रीज में जो यूज किए जाते हैं, फर्निश केजेस देते हैं, उसमें केज लेइंग के लिए थोड़ी एक जगह देती है जो देते हैं हम लोग, जिसको सिक्योर करते हैं, जिसको कवर करते हैं, जो थोड़ा डार्क रहता है, थोड़ा कूल रहता है, और फिर हम परचेस देते हैं सो दैट द बर्ड्स कैन सेटल एंड रेस्ट ऑन द फर्निश। थोड़ा सा फ्री रूम देते हैं,
फ्री रेंज सिस्टम है और मल्टी टायर एरिया जिसको हम बचपन में सीखा करते थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्लॉटेड फ्लोर एंड डेडिकेटेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग ऑन द सिमिलर पैटर्न वी कैन हैव अ वेरी डिजाइन wherein there is no loss in the space, there is no decrease in the number of birds. So various methods are possible which we can achieve so as all these objections with respect to welfare because of the cage farming will be eliminated. One thing is for sure that we cannot practice non-cage farming in our country. इतना तो sure है. केजेस को पूरा तरह से बैन करना अपने देश में पॉसिबल नहीं है. केजेस में सुधार जो है वो जरूर कर सकते हैं. उसके लिए जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कहते हैं यहाँ पर दे आर रेडी टू मॉडिफाई देमसेल्व्स. इनफैक्ट दे हैव डन मोर रिसर्च देन द इंडस्ट्री हैज डन और अदर द साइंटिस्ट हैव बिकॉज़ इट इज देयर ब्रेड एंड बटर एंड दे आर नाउ इक्विप्ड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा pertaining to whatever designs are available. तो उसके बारे में maybe next time we will present some new designs in consultation with Anisha Kumar sir है तो वो हम कर सकते हैं. That is what is possible. Now these are the issues with respect to battery cage system. ये battery cage system ये word ही इतना confusion है उसके वजह से प्रॉब्लम. लोगों को लगता है बैटरी मतलब जो सेल हम यूज़ करते हैं वो बैटरी उससे कोई इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पास होता है. ऐसे अलग अलग दिमाग में उनके ख्याल आते हैं और उनको ऑब्जेक्शन देना शुरू होता है. दीज आर सिंपल बॉक्स टाइप केजेस, केज कंपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए. बैटरी वर्ड से बड़ी गड़बड़ हो गई और बहुत लोगों का ध्यान इसके ऊपर आया क्योंकि उनको लगा कुछ अजीबोगरीब और अननेचुरल थिंग हो रही है. बट सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू करेक्ट. ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं हम अवेलेबल टू एक्सप्रेस नेचुरल बिहेवियर से जो भी ऑब्जेक्शंस हैं ये सब ऑब्जेक्शंस जो है वो हम कर सकते हैं किए हुए हैं. एंड द मॉडिफाइड केजेस विच आर नाउ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद 550 स्क्वायर सेंटीमीटर्स पर वर्ड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्पेस विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली. दिस इज पोल्यूशन एंड फ्लाई प्रॉब्लम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी फार्मर हर एक फार्मर में इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है. हमारे बैंगलोर से जो मित्र आए हैं रमेश साहब चले गए उनकी फ्लाइट है लेकिन मेरा सो मेनी फार्म्स इतने सारे ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म्स जो केजेस में ब्रॉयलर ब्रीडर को रखते थे उनको फार्म बंद करने पड़े क्योंकि पोल्यूशन का प्रॉब्लम और फ्लाई का प्रॉब्लम. वेस्ट डिस्पोजल, पोल्यूशन, फ्लाई प्रॉब्लम, ओडर एंड डस्ट, ऑल दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इसलिए मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो भी नया फार्म निकलेगा ही हैज़ टू गो अप द एंड वेस्ट डिस्पोजल तक का काम उसने करना है. भले 10,000 मुर्गी कम रखें, 1 लाख, 1.5 लाख फार्म के बजाय 75,000 बर्ड्स का फार्म करें लेकिन उसके साथ जो भी वेस्ट तैयार होगा जो पिछले स्पीकर्स ने कुछ स्लाइड्स दिखाया है उसको रेंडरिंग करके या व्हाटएवर बायोगैस करके उसको मैन्योर करके उसको यूज करना है. नथिंग शुड गो आउट ऑफ द फार्म सो दैट ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. नहीं तो आजकल लोग अपनी इंडस्ट्री को पोल्यूटिंग इंडस्ट्री भी बोलना शुरू किए हैं. पोल्ट्री इंडस्ट्री, प्रोटीन इंडस्ट्री, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, कितने नाम है. बस बहुत हो गया. वी शुड नॉट हैव एनी मोर टैग्स टू आवर सेक्टर एंड फॉर दैट जो भी हम करेंगे इसके आगे उसमें थोड़ा ख्याल रखें लोगों के हिसाब से. सोसाइटल इश्यूज़ को ख्याल में रखते हुए, वेलफेयर इश्यूज़ को ख्याल में रखते हुए हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है सो दैट वी विल बी वेरी मच हैप्पी दूसरों के नज़रों में भी और अपनी नज़र में भी, ताकि हम खुद को सेटिस्फाई करेंगे कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं. वर्ल्ड का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो देते हैं. neither the profitability is being compromised nor the welfare is being compromised. So, यहाँ pollution और fly problem, major intervention needed. Government intervention is on the rise and that should be there, necessary for every farm in future. And need to save the industry from defamation, and for that every farmer has to do some measures to save the industry from defamation. So finally, just disclosure manual rendering information etc. और ये सबसे लास्ट स्लाइड है पोल्ट्री वर्कर्स प्रॉब्लम्स. जो वेलफेयर की हम सोच रहे हैं उसे बर्ड भी सोच रहे हैं लेकिन जो फार्मर है या जो लेबर जो पोल्ट्री फार्म की काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में भी बात करनी चाहिए. बेसिकली वेलफेयर मस्ट रिलेट विथ हाइजीन एंड पब्लिक ऑल्सो इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द फार्म और द फार्मर्स. वर्किंग एनवायरमेंट, स्मेल, डस्ट, infections,
zoonotic diseases and allergies. These are the issues which are on the rise. One has to ensure that the farmers and the workers जो भी काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर की बात में भी सोचना है। मैं हमेशा जब क्लास में पढ़ाने जाता हूँ तो बोलता हूँ मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बॉम्बे की लोकल ट्रेन से जर्नी करता हूँ रोज़ आधा घंटा पौना घंटा, और वो डब्बे में आके आप देखो कैसे लोग भरे हुए हैं। जो बॉम्बे आए हुए हैं उनको पता चलेगा वहाँ किस चीज़ का वेलफेयर के सोचा जाता है। Nobody is thinking of human welfare. Even these people, are not thinking of human welfare. They are thinking only of animal and bird welfare. But that also should include the welfare of the people who are working in the industry, the workers, the farmers, etc. If this is to be included in the welfare of the poultry farmers or the poultry as such, then it will have two sides. So at the end, the welfare and productivity should go parallel to each other. किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके दूसरी चीज़ के ऊपर केंद्रित करना ये सही नहीं है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और दोनों चीज़ों के ऊपर समान तरीके से ध्यान देके अगर हम आगे चलते हैं तो कोई भी बंदा, कोई भी NGO, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अपने इंडस्ट्री में उंगली उठा के बात नहीं कर सकेगा और हम अच्छी तरह से अपने फार्मिंग को बढ़ा सकेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी वी कैन इंक्रीज दैट। So with that, let me come to the conclusion. So thank you very much for giving me this opportunity.